वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर, जो चैप्टर है आपका स्टेट एंड सेंटर रिलेशन। ठीक, और ये जो पार्ट होने वाला है ये आपका होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले के जो 3 पार्ट है मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं वो तीनों पार्ट तो पहले उन तीनों को जाके देखिए, उसके बाद ही देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इससे जो पहले जो पार्ट थे उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका फाइनेंशियल रिलेशन कंप्लीट करा दिया था सेंटर और स्टेट के बीच में, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था दूसरे तीसरे पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ठीक है, और अब इस 4th पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा जिसमें ट्रेंड में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर। एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर। देखो, फाइनेंशियल की बात हो रही है, फाइनेंशियल रिलेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल रिलेशंस की। ठीक है, तो फाइनेंशियल मतलब पैसे। ठीक है, रुपीज, पैसे। अच्छा, अब ये पैसे का जो बंटवारा होगा वो कैसा होगा? ठीक है, और कैसे कैसे कौन कौन सी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स इंप्लीमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स इंप्लीमेंट करेगी, और कौन सा टैक्स के पैसे किस गवर्नमेंट को जाएंगे, या फिर किस तरह से जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टैक्स के पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, वो सब हम इसी में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर द यूनियन लिस्ट विच आर 13 इन नंबर। देखो क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 13 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 13 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, और जो स्टेट लिस्ट है 13 टॉपिक्स इन द सेंस की मतलब 13 जो पॉइंट है, 13th वाला जो पॉइंट है यूनियन लिस्ट में वो आपका एलोकेशन ऑफ टैक्सेस से डील करता है। और हम स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें एक्सक्लूसिव पावर में, तो जो स्टेट लिस्ट का जो 18वां पॉइंट है वो टैक्सेशन से डील करता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो क्या है, अब है नो टैक्स एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। देखो, अब टैक्स से रिलेटेड कोई एंट्री हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में है नहीं। क्यों नहीं है? क्यों ही नहीं है बताओ? क्योंकि देखो, अब जो उसमें सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलजुल के इसमें लॉ बनाती है, तो इसलिए इसमें हमने कोई डाला ही नहीं है। खाली सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट और आपकी यूनियन लिस्ट, दो में हमने डाला है। जो यूनियन लिस्ट में टॉपिक है वो 13 पॉइंट पे है। ठीक है, मतलब टैक्सेशन का जो बता रखा है सारी डिटेल्स वो 13 पॉइंट पे दे रखी है यूनियन लिस्ट में। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट में 18 पॉइंट है जो टैक्सेशन से डील करता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में। अच्छा, इसमें क्या आया था बताओ? 2016 में क्या आया था? इसमें आपका गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था जीएसटी। याद आया कुछ? जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। हाँ, तो जीएसटी इंट्रोड्यूस करा था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अच्छा, हैज मेड एन एक्सेप्शन बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। अब देखो क्या हुआ, जब ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो पहले क्या होता था कि जो इस लिस्ट में था उस हिसाब से हम क्या बोलते हैं, टैक्सेशन को लगाते थे और डील करते थे। लेकिन जब से 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसमें जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्करेंट पावर अपॉन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव टू मेक लॉज गवर्निंग जीएसटी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो ये कॉन्करेंट पावर था, ठीक है, कॉन्करेंट पावर मतलब कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, ठीक है, उसके अंदर पहले कोई भी टैक्स रिलेटेड कोई वो डाला हुआ नहीं था प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन जब से 101 आया तो इसमें जीएसटी हमने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें पार्लियामेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएगी। ठीक है, तो इसमें जीएसटी में हमने क्या करा, सारे टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया। पहले अलग अलग टैक्स लगा करते थे अलग टाइप के, सबको कंबाइन करके बस एक ही टैक्स लगेगा। ठीक है, एक ही टैक्स लगेगा, वो होगा जीएसटी। अच्छा, रेजिडेंसी पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। अब देखो, रेजिडेंसी पावर कौन सी पावर्स? ऐसी टॉपिक्स, ठीक है, रेजिडेंसी पावर कौन से टॉपिक्स होते हैं? ऐसे टॉपिक्स होते हैं या फिर ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, कि या फिर जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम पे हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे हम, या किसी को पता था इंटरनेट का इस्तेमाल? नहीं पता था। ठीक है, उस टाइम पे नहीं पता था। तो ये इंटरनेट आज के टाइम पे हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने कॉमन वर्क के इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? ये एक रेजिडेंसी पावर है। ठीक है, रेजिडेंसी टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि ये अभी के टाइम पे डिस्कवर्ड हुआ है। जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी ये टॉपिक था ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी पावर, इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास है, यूनियन लिस्ट में है ये टॉपिक। ठीक है, अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। देखो, अब जो रेजिडेंशियल टॉपिक जितने भी होते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको इंटरनेट का। अब देखो, फ्यूचर में जितने भी हमें
रेजिडियरी एक्सक्यूज मी रेजिडियरी टॉपिक जितने भी मिलेंगे फ्यूचर में, तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे हम यूनियन लिस्ट में डालेंगे। बोल सकते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा टॉपिक डिस्कवर होता है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, समझ सकते हो, ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई टॉपिक जो डिस्कवर हुआ ही नहीं अभी तक, तो वो डायरेक्टली यूनियन लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि रेजिडुअल पावर हम पार्लियामेंट को देंगे, मतलब कि सेंटर को देंगे, यूनियन लिस्ट में डालेंगे। अच्छा, तो उस पर जो पार्लियामेंट है वो इम्पोज कर सकता है कोई गिफ्ट टैक्स, सपोज करो गिफ्ट टैक्स, कोई वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। मतलब कि देखो गिफ्ट टैक्स कि किसी ने आपको कुछ गिफ्ट में दे दिया, सपोज करो एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा कोई दोस्त है XYZ, उसने मुझे एक कार गिफ्ट कर दी, ठीक है, एक कार गिफ्ट कर दी, तो उस पर जो गवर्नमेंट है हमारी, तो उस पर जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है जो है वो मेरे से टैक्स लेगी, हाँ भाई तुमने तो ये फ्री में लिया है, तो मुझे इसका टैक्स दो, जितनी भी इसकी आई है इसका खाली मुझे टैक्स प्रोवाइड करो तुम, ठीक है, टैक्स दोगे तुम। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, गिफ्ट पे टैक्स लगा सकती है, ठीक है, और वेल्थ टैक्स लगा सकती है कि भाई किसी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, भयंकर अंधा पैसा है बिल्कुल किसी के पास, तो उस पर टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। और एक्सपेंडिचर टैक्स, एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई भाई बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रहा है, बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रहा है, पैसा एकदम पानी की तरह बहा रहा है, तो उस पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो इसमें हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट, कि सेंटर ने, जो हमारा पार्लियामेंट है, उसने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है स्टेट के ऊपर। क्यों क्यों लगाई है बताओ। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे कॉमन ट्रेड या ट्रेड और कॉमर्स था, मैंने पीछे बताया था पिछले पार्ट में, क्या था कि ट्रेड और कॉमर्स, कोई एक स्टेट थी ए और एक स्टेट थी बी। अब जो बी स्टेट है वो अपना प्रोडक्ट ए के मार्केट में बेच रही है, ठीक है, ए स्टेट के मार्केट में बेच रही है। अब जो ए है वो भी अपना प्रोडक्ट ए मार्केट अपनी मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। अब जो बी है तो जो अपना वो माल यहाँ पे भेज रही है ए स्टेट में, तो जो ए स्टेट है वो उसे बी स्टेट के ऊपर टैक्स लगा देगा, बी स्टेट का जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर टैक्स लगा देगा। और एज कंपेयर जो आपका ए प्रोडक्ट होगा, ए स्टेट का जो प्रोडक्ट होगा और जो बी स्टेट का प्रोडक्ट होगा, दोनों में बहुत प्राइस का बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। मतलब कि कहने की बात ये है कि जो बी प्रोडक्ट होगा, बी का जो स्टेट का जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत महंगा होगा, वो तो डील ही नहीं कर पाएगा, कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा एक के साथ, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ऐसा जो कन्फ्लिक्ट है ऐसा ना हो, इसको बनाए रखने के लिए जो सेंटर है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसको बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है स्टेट के ऊपर टैक्स के लिए। देखो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है वो देखते हैं। सबसे पहला है स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। देखो क्या बोल रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है टैक्स के लिए, किसके, प्रोफेशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर काम के लिए ऊपर, ठीक है, कि हाँ भैया ये काम तो बहुत ही ज्यादा चलता है, इसके ऊपर तुम थोड़ा सा टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, लगा सकती है। ट्रेड के ऊपर टैक्स लगा सकती है, कॉलिंग्स के ऊपर टैक्स लगा सकती है, कॉल जो आप करती हो, ठीक है, वही वाली कॉल्स, अलग कॉल कोई और अलग कॉल नहीं है, वही वाली कॉल है जो बातें वाली कॉल होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट काम के ऊपर टैक्स लगा सकती है, ठीक है, जो आपका IFS वगैरह सब कटता है ना, ISTD करता है, वो एम्प्लॉयमेंट में इसलिए कटता है, गवर्नमेंट जॉब में देखा भी होगा आपको, कुछ टैक्स कटता है, तो वो टैक्स कहाँ जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है, ये चीज है। अच्छा देखो स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विस सेक्टर, देखो नॉट मोर। अब देखो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है दूसरे स्टेट के प्रोडक्ट को इम्पोज करने के लिए। मतलब कि कोई एक ए स्टेट, वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया कि एक ए स्टेट है, एक बी स्टेट है। अब जो बी स्टेट है यहाँ पर अपना सामान बेच रही है ए के मार्केट में, ठीक है, अब जब ये बेच रही है तो ए स्टेट यहाँ पे टैक्स लगा सकता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी, क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई कि भैया तुम टैक्स लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक बार में 2500 से ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम है 2500, इससे ज्यादा टैक्स लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ हम वो करेंगे कार्रवाई, ठीक है। तो 2500 मतलब लिमिट कर दी कि नॉट मोर देन 2500 टैक्स लगा सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 2500, ओके, ये ठीक है। अच्छा आगे फिर वेयर सच सप्लाईज टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि चाहे तो तुम अपने स्टेट में सामान किसी और स्टेट से मंगवा रहे हो तब आप टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। वेयर ईच स्टेट टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या फिर दो स्टेट के बीच में इंपोर्ट भी हो रहा है एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तब आप टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज, अब देखो क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजम्पशन और स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद एक्सेप्शन कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और रेलवे। देखो क्या बोल रहा है कि पहली बात तो ये बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो है कि टैक्स लगा सकती है किस पर, मैक्सिमम कंजप्शन, ये भैया
जैसे जैसे देख रहे हो कि भैया पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बिजली का जो कंजप्शन है, ठीक, कंजम्पशन है, मतलब बिजली का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मतलब पार्लियामेंट ने बोल रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल रखा है कि आप बिजली का बिल बढ़ा सकते हो, ठीक है। इम्पोज टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑन द स्केल ऑफ मतलब कि जिस क्वांटिटी में, अब भाई जो ज्यादा क्वांटिटी में बिजली यूज करेगा उसके लिए ज्यादा बिल आएगा, सही सी बात है, ठीक है, सीधी बात है। और जो कम कम इस्तेमाल करेगा उसके लिए कम बिल आएगा, ठीक है। और जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा उसका ज्यादा रेट पर ही मतलब कि बिजली का बिल का वो चार्ज लगेंगे, ठीक है, मतलब एडिशनल चार्ज। देखो कहने की बात यह है कि स्टेट क्या करती है, एक लिमिट सेट कर देती है कि भैया इस लिमिट से ऊपर अगर कोई बिजली इस्तेमाल करेगा तो उस पर एडिशनल चार्ज लगते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज का राइट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि विद एक्सेप्शन, क्यों और किस बात की एक्सेप्शन भाई, तो एक्सेप्शन है कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और रेलवेज। मतलब कि अगर सपोज करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा के अपने स्टेट में जो बिजली है वो बिजली चला सकती है, ठीक है। बिजली के ऊपर टैक्स लगा सकती है, ठीक है, जितना चाहे उतना टैक्स लगा सकती है उससे यूज के हिसाब से, अपने उसके कंजप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर वहां पे रेलवे तो ऑब्वियसली बात है हर जगह होता है, ठीक है। तो वहां पे जो रेलवे होगा या फिर जो सेंटर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेंटर कोई ऐसी अथॉरिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहां पर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, मतलब टैक्स नहीं ले सकती। हाँ भैया जितना आपका पैसा बन रहा है उतना दे सकते हैं, लेकिन एडिशनल चार्ज नहीं आप इस पे लगा सकते, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसे देगी आपको, बिजली का बिल देगी, लेकिन उतना नहीं देगी कि आप बढ़ा के लगा रहे हो, ठीक है। आपको दे देगी जितना रेट पे आ रहा है उतना दे देगी आपको, ठीक है। मतलब कि जितना आपको मिल रहा है उतनी रेट हम आपको दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, जितने की आपके खर्चा आ रहा है बनाने का उतना ही हम आपको दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जितना आपका खर्चा आ रहा है उतना हम आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा बढ़ा करके नहीं लगा सकते, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखो, अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैली। देखो क्या बोल रहा है कि स्टेट के पास ये भी राइट है कि वो इम्पोज कर सकती है टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर, अगर वाटर इस्तेमाल हो रहा है या फिर बिजली इस्तेमाल हो रही है, या फिर बिजली को स्टोर करने के लिए, जनरेट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और सोल्ड करने के लिए, जितना भी भैया टैक्स, मतलब कि कहने की बात यह है कि बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है, जनरेट करने के लिए जो खर्चा आ रहा है, या कंज्यूम करने के लिए, स्टोर कराने के लिए जो खर्चा आ रहा है, उस चीज का पैसा आप ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से। वही बात है कि भैया जितने का आपको खर्चा पड़ रहा है उतना आपको दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे ज्यादा नहीं देगी। आप उससे बोलने लोगे भैया 1 रुपया मुझे बढ़ा के दे देना, नहीं, आपको जितना खर्चा आ रहा है आपको उतना ही दिया जाएगा। कहने की बात ये है, ठीक है। किसके ऊपर, ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। क्यों भैया, बड़ा भैया है, बड़ा भैया को छूट नहीं दोगे तुम, ठीक है, बड़ा भैया को छूट देनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी बाय पार्लियामेंट फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट स्टेट, चाहे फिर वो रिवर हो, ठीक है भैया, रिवर वगैरह बन रही है चाहे कुछ भी हो, तो उसका जितना आपका खर्चा आ रहा है उसके पैसे दे देगी आपको, बिजली वगैरह के, पानी वगैरह इस्तेमाल करने के, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देगी। कहने की बात ये है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज। भैया अब जो सेंटर के पास जो टैक्स आया, कलेक्ट हुआ, और जो स्टेट के पास जो टैक्स कलेक्ट हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा बताओ। उसका जो पैसा आया है, टैक्स का जो पैसा है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो वो इस जगह देखेंगे हम, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। देखो, द 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आया था, एंड द 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया था, हैव इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस। सबसे पहले तो 80 आया, उसने कुछ चेंजेस लाए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 101 जो आया जीएसटी, उसने भी कुछ चेंजेस लाए आपके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। देखते क्या क्या है। सबसे पहले 80th अमेंडमेंट का देखते हैं। देखो, गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब क्या हुआ, 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, एक 10th फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, और जो फाइनेंस कमीशन बोलेगी वो हम मान लेंगे, ठीक है। उस तरह से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बनाई गई भैया 10th फाइनेंस कमीशन बनाई गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, कमीशन रिकमेंडेड, क्या बोला, कमीशन ने रिकमेंड करा कि टोटल इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज 29% शुड गो टू द स्टेट। देखो क्या बोल रहा है कि सेंटर जितना भी कमाएगा सभी स्टेट से, ठीक है, सेंटर जितना भी कमा रहा है 28 स्टेटों से, उसका 29% वो स्टेट में बांट देगा,
किस में बांट देगा, उसका 29% वो स्टेट में बांट देगा, ठीक है। और क्या बोला, दिस इज नोन एज द ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवॉल्यूशन, और इसे हम बोलते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव स्कीम थी डिवॉल्यूशन की, ठीक है, मतलब कि पैसों को ट्रांसफर करने की। डिवॉल्यूशन मतलब पैसों को ट्रांसफर करना, पैसों को नहीं, डिवॉल्यूशन मतलब होता है वैसे टूटना, ठीक है। डिवॉल्यूशन क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइनेंस, मतलब कि पैसा यहाँ पे टूट रहा है, मतलब कि बट रहा है, स्टेट में बट रहा है। तो 29% जो है, जो सेंटर के पास कलेक्ट होगा टैक्स से, वो 29% डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग द स्टेट्स में, ठीक है। और केम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, और ये कब आया था, कब स्टार्ट हुआ था, ये कब लागू हुआ था, ये 1 अप्रैल 1996 में लागू हुआ था। और 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक कमीशन बनाई गई थी, फाइनेंस कमीशन, उसने हमें रिकमेंड करा था कि 29% जो है स्टेट गवर्नमेंट में बांट देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा जी, दिस अमेंडमेंट डिलीटेड एक्ट 2072 एंड ब्रॉट सेवरल, अच्छा अब ये अमेंडमेंट आया था 80 अमेंडमेंट, इसने 272 एक्ट को हटा दिया था, ठीक है। एंड ब्रॉट सेवरल सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एट पर विद इनकम टैक्स एज फार एज देयर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड शेयरिंग विद द स्टेट्स इन कंसर्न। कहने की बात यह है कि 272 को जो पिछला तरीका चलता था डिलीट कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है। और नया तरीका, ऐसे बहुत सारे तरीके लेके आई थी कि सेंटर की क्या टैक्सेस होंगे, कहाँ से उन्हें टैक्सेस मिलेगा, क्या उनकी ड्यूटीज होगी, उस सबको इंट्रोड्यूस करा था कमीशन ने, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सब बताया था, इसमें यही बता रहे हैं देखो। और इसके लिए कॉर्पोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज बनाई गई थी, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्सेस मतलब टैक्सेस की कॉर्पोरेशन बनाए गए थे, जिससे कि पता चल सके हाँ भैया कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, देखो। पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्स रेमी, देखो, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। कहने की बात यह है कि 101 के तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया गया हमारी कंट्री में, आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, अब क्या हुआ, कंसोलिडेटेड फंड। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ, आगे बढ़ने से पहले ये टर्म आपको क्लियर कर दो कि कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है। देखो, कंसोलिडेटेड फंड होता है हमारा राज्य कोष, हमारे देश का राज्य कोष, ठीक है। हमारे देश की जो करेंसी है वो कितनी होगी, वो हमारे राज्य कोष पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ये कौन सा फंड होता है, ये वो पैसे होते हैं कि जो टैक्स से कलेक्टेड होते हैं, इसमें से खर्चा जाता है सभी को, इसमें सारे जो एमपी हो गए, एमएलए हो गए, जितने भी सरकारी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, इन सबको यहीं से पैसा जाता है, यहीं से अलाउंस मिलते हैं, यहीं से सैलरी मिलती है इन्हें सभी को, ठीक है। अच्छा देखो, आर्टिकल 266 के अंदर क्या बता रहे हैं, देयर विल बी अ कंसोलिडेटेड फंड फॉर इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड फॉर स्टेट। देखो क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, जो कि होगा सीएफआई, ठीक है। आगे से मैं बोलूंगा सीएफआई, याद रखना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को बोलते हैं सीएफआई, ठीक है। और एक मतलब कि एक तो ये हो गया सेंटर के पास, सीएफआई हो गया सेंटर के पास, और स्टेट के पास क्या होता है, स्टेट के पास होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सीएफएस। तो हर स्टेट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड होगा, और इसी तरह से सेंटर के पास भी अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है। अच्छा, consolidated fund of India is related to all revenues received by the government and expenses made by it excluding the exception item। तो क्या बोल रहे हैं कि consolidated fund क्या है, is related to all the revenues received, कि भैया जितना भी टैक्स हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, वो सारा कहाँ जा रहा है, वो सारा का सारा जमा हो रहा है consolidated फंड में बाय द गवर्नमेंट के थ्रू, एंड एक्सपेंसेस, और जितने भी खर्चे हैं भैया, कोई काम कराना है या फिर कुछ सड़क बनवानी है या फिर कुछ भी है, तो ये पैसा कहाँ से आता है, ये सारा कंसोलिडेटेड फंड से आता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से आता है, ठीक है। मेड बाय इट एंड एक्सक्लूडिंग द एक्सेप्शन आइटम, बस कुछ आइटम्स को छोड़ के, जैसे कि नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल। और भैया सीएफआई में से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ना कोई स्टेट और ना कोई सेंटर का कोई भी मेंबर इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। सबसे पहले आपको पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पार्लियामेंट उसे पास कराएगी रिजोल्यूशन को, तब जाके उसको आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बस एक ही एक्सेप्शन है, क्या, कि भैया प्रेसिडेंट किसी भी वक्त बोल सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, हाँ भैया अगर इनमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, कुछ काम है, ठीक है, बाद में जाके रिजोल्यूशन पास करा देना, लेकिन कल सुबह मेरे को 2 करोड़ रुपए दे देना, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास राइट है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन उनके अलावा और कोई नहीं बोल सकता। और जो इसकी चाबी रहती है, सीएफआई फंड की जो चाबी रहती है, वो किसके पास रहती है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास रहती है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कौन थी, निर्मला सीतारमण, आज के टाइम में मुझे बताना कौन है करंट, ठीक है, कमेंट में बताना। चलो आगे देखते हैं।
तो कंसोलिडेटेड फंड पता चल गया। अब आगे देखते हैं, देखो अब दूसरा फंड होता है आपका, एक होता है कंटीजेंसी फंड। अच्छा, अब ये कौन सा फंड होता है भैया, आपने तो ये हमें बताया कंसोलिडेटेड फंड होता है, हाँ भैया वो भी होता है, और एक होता है कंटीजेंसी फंड। अच्छा, कंटीजेंसी फंड क्या होता है सर? कंटीजेंसी फंड होता है आपका आपदा के समय, ठीक है, बोलते हैं ना कि सेविंग बचा के रखनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या टाइम आ जाए, तो उस चीज के लिए पैसा होता है। जैसे कि अभी पीछे कोविड आया था कोविड, तो उस टाइम के लिए ये पैसा था। कभी कोई ऐसी आपदा हो जाए, कभी ऐसी अनसिचुएशनल, ठीक है, जो कभी सोची नहीं थी, कोई ऐसी घटना घट जाए, तो उस टाइम के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। और वो पैसा हम किस में डालते हैं? वो सारा पैसा हमारा जमा होता है कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड उसे बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड, कि जो भैया बहुत ही ऐसी कभी सोची नहीं थी, ऐसी कंडीशन आ गई, तब जाके इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। डिजास्टर में किसी भलाई के, भैया बाढ़ आ गई, उड़ीसा में बाढ़ आ गई थी, तो कंटीजेंसी फंड का इस्तेमाल किया गया था। ये किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है, ठीक है। इट इज इन द नेचर ऑफ एन एम्प्रेस्ड मनी मेंटेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देखो स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि कुछ एक बहुत ही पर्टिकुलर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बोलो कि कभी सोचा ही नहीं था कि भैया ऐसा भी देना सकता है। जैसे कि कोविड आ गया था, तो कोविड किसी ने सोचा कि हाँ भैया ऐसा भी वायरस आ गया पूरे देश में बंद लगा देगा, कभी सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था। तो उस टाइम पे हमारा कॉन्टीजेंसी फंड काम में आया था, ठीक है, ये चीज है। अब देखो, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। अच्छा, कब बना था ये? 1950 में बना था, ठीक है। और किसने रिकमेंड करा था? द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। अच्छा, अब इसकी जो चाबी होती है ना, वो किसके पास होती है? फाइनेंस सेक्रेटरी के पास होती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट पोजीशन आज के टाइम पे, कि अभी जो प्रेजेंट पोजीशन चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देखो कि सेंटर और स्टेट के बीच में किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेस का, वो इस टेबल के जरिए जानते हैं, ठीक है। ये एक टेबल है, बना लेना, आप भी याद रहेगा। वैसे थ्योरी था, मैंने थ्योरी को टेबल में कन्वर्ट करके आज जैसे आपको इजी में समझ में आ जाए इसलिए ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 268 के तहत टैक्स लगाता, ठीक है, टैक्स लगाता है सेंटर और कलेक्ट करता है स्टेट, और जाता किसके पास है? रखता कौन है? स्टेट रखती है, ठीक है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि स्टैंप ड्यूटीज हो गई, ऑन शेयर्स चेक हो गया, प्रोमिशनरीज नोट्स हो गए, या फिर इंश्योरेंस हो गया। इन सब के ऊपर जो टैक्स आएगा, ठीक है, इन सब के ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉ बनाएगा, ठीक है। इसे कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करेगी और इसे रखेगी स्टेट गवर्नमेंट अपने पास, कि भैया सर्वेंट ये तुम्हारा पैसा है, तुम रखो, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 269 के तहत सेंटर लॉ बनाएगा, टैक्स को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, कलेक्ट भी सेंटर करेगा, अच्छा, और रखेगी स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, कौन कौन से टैक्सेस हैं, किस किस पे चीज़ों पे लगेंगे? टैक्स ऑन इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स पे जितना टैक्स लग रहा है उसका पैसा। अच्छा, रेवेन्यू डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ CFI, ठीक है, और रिवेन्यूज ऐसा रेवेन्यू जो CFI का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसका भी पैसा स्टेट रखेगी। अच्छा, अब आर्टिकल 270 के तहत सेंटर लॉ बनाएगा, मतलब कि लॉ बना रहा हूँ, सेंटर टैक्स इंप्लीमेंट करेगा, सेंटर ही कलेक्ट करेगा, और ये जो पैसा होगा इससे जो टैक्स का पैसा आएगा वो दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल, ठीक है। ऑल टैक्स इन द यूनियन लिस्ट, जितना भी यूनियन लिस्ट से टैक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स जो होता है ना, इनकम टैक्स जो होता है, जो आप देते हो गवर्नमेंट को, वो अपने स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देते हो आप, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो, ठीक है। इनकम टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। देखो, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, भैया इनकम टैक्स जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को छोड़ दो, क्योंकि भैया वो बहुत एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है भैया? देखो, हमारे देश के गरीब किसान हैं, बेचारे पूरे दिन पूरे साल मेहनत करते हैं, इतना कुछ बचता नहीं, तो इसलिए इनके ऊपर इनकम टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं लगता हमारा इनकम टैक्स, ये ध्यान रखना। और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ये सब जो पैसा है, इन सब चीज़ों से जितना भी पैसा आता है, ये सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़ता है, इसका कलेक्शन सेंटर करती है, और लगाता भी से सेंटर है, और कलेक्ट भी से सेंटर करता है, लेकिन बढ़ता दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। अब आर्टिकल 271 के तहत सेंटर इंप्लीमेंट करता है, सेंटर ही कलेक्ट करता है और सेंटर ही रखता है। कौन कौन से टॉपिक्स पर? सरचार्ज। और आप पूछोगे सरचार्ज क्या होता है? देखो, सरचार्ज बता देता हूँ, वैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बता दिया है सरचार्ज क्या होता है। देखो, सरचार्ज होता है भैया कि पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है, देखो
पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है कि वो क्या करे, जो स्टेट मतलब कि जो बड़े बड़े वेल्दी इंसान है ना, जो पर्सन है वेल्दी, जैसे कि मुकेश अंबानी जी सर हो गए, और ऐसे जितने भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर एक सरचार्ज लगता है। ठीक है, ये किसकी तरफ से लगता है? पार्लियामेंट की तरफ से लगता है। अच्छा, पार्लियामेंट क्या बोलती है कि भैया आप जितना भी टैक्स पे कर रहे हो ना, उसका 1% हमें भी दे दो यार। मतलब कि अगर आप 18% दे रहे हो टैक्स अपनी प्रॉपर्टी का, तो 1% हमें दे दो, 1% और एडिशनल दे दो। ठीक है, 18% तो ये जो है जैसे भी जाएगा जाएगा, लेकिन 1% जो आप दोगे ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को मिलेगा, सेंटर को मिलेगा। इसका पैसे का जो भी है हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, बस हमें 1% इसके ऊपर दे दो। तो एडिशनल चार्ज जो होता है 1% का, उसे बोलते हैं सरचार्ज। ठीक है, जो खाली पार्लियामेंट ही लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। ठीक है, ऑन टैक्सेस अंडर आर्टिकल, कौन से टैक्स, कौन सा आर्टिकल के अंदर? देखो 68 के अंदर, 269 के अंदर, 270 के अंदर, मतलब कि तीनों के अंदर सरचार्ज लगा सकती है पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 269A एड बाय, देखो अब 269A है, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया था हमारे संविधान में। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स एक्सक्लूसिवली, कि भैया जो भी टैक्स स्टेट लगाएगी, स्टेट कलेक्ट करेगी और स्टेट ही रखेगी। दे आर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एंड आर इन 18th नंबर, कि भैया 18वें नंबर पे ये बोला गया है कि ये देखो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चेंज आ गया था कि स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो दीज आर लैंड रिवेन्यू। अब देखो किस किस के ऊपर टैक्स लग सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगी। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? देखो सबसे पहला है लैंड रिवेन्यू। अब स्टेट के अंदर जो भी लैंड आ रही है, उस बाउंड्री की, उस स्टेट के राज्य के अंदर जितनी भी लैंड आ रही है, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो खाली स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, वही उस पर लगाएगी भी टैक्स और वही उसका पैसा रखेगी भी टैक्स का। ठीक है, अच्छा और कौन सा टॉपिक है? देखो एक तो ये चीज होगी, दूसरा क्या है? ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है भैया, सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड मतलब कि क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल लैंड सपोज करो कोई एक्स पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, जो उसका बेटा होगा, ठीक है, जो उसका बेटा होगा, सपोज करो एक्स का बेटा बी है। अब जब इसकी एक्स की डेथ हो जाती है, जो उसका बेटा बी है, तो इसको सक्सेशन, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको भैया बिना कुछ करे मिली है, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, सक्सेशन पर टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट ही लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी, रखेगी वही और कलेक्ट भी वही करेगी। ठीक है, अच्छा फिर टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, वही लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गया, ठीक है, या फिर बिल्डिंग का टैक्स हो गया। ये स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी, वही इंप्लीमेंट भी करेगी, वही रखेगी भी और वही कलेक्ट भी करेगी। और दूसरा देखो कौन सा है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम जितनी कमाई हो रही है, इसके ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, कुछ कुछ स्टेट में वैलिड है बस ये। ठीक है, ई स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, और टैक्स ऑन मिनरल्स राइट्स एंड सो ऑन। देखो ये जितने भी मैंने आपको 5-6 टॉपिक बताए, इनके ऊपर खाली स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी इन्हें और रखेगी, इनका पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने पास, और कलेक्ट भी इन्हें स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यूज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यूज और रिसिप्ट। देखो नॉन टैक्स रिवेन्यू मतलब कि देखते हैं, मेजर सोर्स ऑफ सेंटर। देखो ऐसे कौन से सेंटर, ऐसे कौन से टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक है जो जिससे कि सेंटर को बहुत ज़्यादा क्या मिलता है? टैक्स मिलता है। ठीक है, नॉन टैक्स रिवेन्यू स्टेट्स। देखो और देखो स्टेट के पास भी कुछ ऐसे मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है टैक्स। देखो क्या क्या टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये तो ऐसे टॉपिक है इनसे बहुत ज़्यादा परसेंट में टैक्स हमें मिलता है। देखो सबसे पहला है पोस्ट एंड टेलीग्राफ से सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, रेलवे से सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बैंकिंग से टैक्स मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग से टैक्स मिलता है, जितने भी आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड काम हो गया, इससे टैक्स मिलता है। ठीक है, और कॉइनेज एंड करेंसी से टैक्स मिलता है। ठीक है, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से टैक्स मिलता है, और एस चीट एंड लैप्स
नो लीगल है, देखो क्या है, तो ये चीज यहाँ पे बढ़िया दे रखी है, बढ़िया शब्द है एस्टेट। एस्टेट मतलब देखो क्या होता है, एस्टेट एंड लैप्स मतलब कि एस्टेट का मतलब होता है कि क्या हुआ कि वही एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एक्स पर्सन था, उसका बेटा था बी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टैक्स था, ठीक है, यहाँ पे एक्स पर्सन है, तो ऊपर वाले केसेस में क्या था कि भैया अगर ये बाप मर जाएगा, एक्स मर जाएगा, तो उसका बेटे को इसकी प्रॉपर्टी दी जाएगी, इसमें टैक्स लग के। लेकिन बाई चांस क्या होता है कि एक्स पर्सन तो मर गया, लेकिन इसका कोई बेटा ही नहीं था, इसका जो रियल फैमिली मेंबर है वो कोई था ही नहीं, और ना ही किसी के नाम पर करके गया अपनी जमीन जायदाद जितनी प्रॉपर्टी थी। तो क्या होगा, ऐसे टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट वापस उसे एक्वायर कर लेगी, मतलब वापस उस पर अपना कब्जा कर लेगी कि भैया वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी आ गई। अब जब उसका कोई वारिस ही नहीं रहा उस जायदाद का, तो क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेगी, भैया आप स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। इसे बोलते हैं एस चीट, नाम में ही चीट है, चीटिंग कर रही है, देखो एस चीट एंड लैप्स, इसे बोलते हैं एस चीट एंड लैप्स, कि भैया नो लीगल हायर, कोई इसका लीगल हायर नहीं है, बेटा बेटी कोई इसका लीगल है ही नहीं, तो किसके ऊपर सक्सेशन दे, ठीक है, सक्सेशन मिल नहीं सकता किसी को। इसका मतलब है कि ये वापस गवर्नमेंट के थ्रू ही एक्वायर कर ली जाएगी। अच्छा, और अदर्स बहुत सारे ऐसे अदर टॉपिक है जो हम यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ पे खाली मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट के पास ऐसा कौन कौन सा टॉपिक जिससे इन्हें ज़्यादा टैक्स मिलता है, देखो सबसे पहला है इरीगेशन के ऊपर, दूसरा है फॉरेस्ट के ऊपर, तीसरा है फिशरीज के ऊपर, चौथा है स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर, ठीक है, और वही एंड चीट एंड लैप्स जो यहाँ पे बताया वही सेम कंडीशन और वही अदर्स, ठीक है। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या बोलते हैं। अब देखो ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसका जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी और आप बोर हो, ठीक है। तो इसका जो आगे का टॉपिक है मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा आपको। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।